सर, दिल्ली विश्वविद्यालय में मार्च के बाद जो है अप्रैल में कॉलेज खोलने की तैयारी है, तो कॉलेजेस में क्या तैयारी है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर अप्रैल में कॉलेज खुलते हैं तो किस तरीके से शिक्षक जो है वहाँ पर आने वाली समस्याओं का सामना कर पाएंगे? देखिए, चांस तो ये है कि अप्रैल एंड तक कॉलेज खुल जाए, यही यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं। बट पहला डिमांड डोटा की तरफ से यही है कि स्टूडेंट कंप्लीटली फुल फोर्स में आने का परमिशन जैसे ही मिलेगा उसके पहले, देने के पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे टीचर्स को वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर अप्रैल महीने में टीचर्स को रेगुलर बेसिस पे बुलाना है तो उसके पहले, और बुलाना है और बच्चों को भी और स्टूडेंट को बुलाना है तो उनको पहले वैक्सीनेशन करवा ले, दोनों डोज दिलवा दें और उसके बाद ही स्टूडेंट्स को बुलाएं। अभी भी कुछ कॉलेज जो है टीचर्स को बुला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, कुछ कॉलेजेस में तो टीचर्स को फोर्स भी किया जा रहा है आने के लिए, बट मेजॉरिटी कॉलेजेस में टीचर आके क्लास नहीं ले पा रहे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं। और लगभग आप मान के चलिए 90% कॉलेजेस में टीचर घर में ही से ही क्लास ले रहे हैं और हफ्ते में 1-2 दिन आ जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ काम जो है, डिपार्टमेंटल के मीटिंग जो है। 1-2 कॉलेज हैं जो जहां टीचर को कॉलेज में आके क्लास लेना पड़ रहा है, ऑर्डर में जो ही लिखा हो, क्योंकि प्रिंसिपल्स को भी पता है कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो कहाँ से क्लास होंगे। तो क्लास हो रहे हैं, टीचर ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और वो ले रहे हैं अपने अपने घर से, अपने पैसे से, लैपटॉप यूज करते हुए, वाईफाई यूज करते हुए ही टीचर क्लास ले रहे हैं। टीचर के लिए जो एडहॉक टीचर है, खासकर जब मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो उनके लिए क्या इमरजेंसी फंड यूनिवर्सिटी के पास नहीं होना चाहिए? नहीं, वो तो होना चाहिए, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हेल्थ सेंटर है उसमें हर एडहॉक टीचर सब्सक्राइबर बन सकते हैं, उनके परिवार के लिए नहीं, बट उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है हेल्थ सेंटर में। रिम्बर्समेंट की सुविधा है? रिम्बर्समेंट की वहां सुविधा नहीं है, वहां जो फैसिलिटी है वहां मिल जाएंगे, बट इससे मच बेहतर पोजीशन। और उसके ऊपर डोटा के फुल डिमांड रहे हैं कि इनको फुल टाइम सब्सक्राइबर बनाया जाए, तो बट वो मीटिंग सुनने में आ रहा है आने वाले दिन में होंगे। अपॉइंटमेंट को लेकर के जो है बहुत सारे तरह की बातें चली नहीं यहाँ पर, तो कुछ विभागों में अपॉइंटमेंट हुए भी थे और उसके बाद जो है अचानक रुक गए, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, 300-350 जो पोस्ट निकले थे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, उसमें 150 के आसपास पोस्ट भरा गया, बट संस्कृत डिपार्टमेंट के अपॉइंटमेंट के बाद ये अपॉइंटमेंट्स बंद हुए हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि वाइस चांसलर के टर्म खत्म होने वाले थे और होने ही वाला है और 7-8-9 दिन में। तो उसी दौरान मिनिस्ट्री से आया है कि अभी अपॉइंटमेंट एक्टिव वाइस चांसलर और ना करे, इसीलिए बंद हुआ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के पोजीशंस। बट हमारे लिए कॉलेजेस की अपॉइंटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए डोटा का क्लियर कट डिमांड है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं यहाँ उनको यहीं अब्जॉर्ब किया गया। 11 मार्च के बाद जो है एक्सटेंशन मिल जाएगा इन वीसी साहब को, तो क्या लगता है आपको कि अपॉइंटमेंट शुरू हो पाएंगे विभाग के? देखिए, अपॉइंटमेंट के लिए तो वहाँ जो अपॉइंटमेंट जो क्या बोलेंगे एप्लीकेशन का डेट है वो भी खत्म हो गया, 1.5 साल हो गया है। तो जो पुराने एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे एक्सटेंशन मिलने से टीचिंग पोस्ट में अपॉइंटमेंट एक्टिंग वाइस चांसलर या इंटरिम वाइस चांसलर या जो वाइस चांसलर रहे साथ साथ अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो एक एक्सटेंडेड पावर होती है 3 मंथ्स की, क्या वो भी यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा? 3 मंथ्स के क्या, ऑलरेडी एक्सटेंडेड पावर के हिसाब से 6 महीने उस एडवर्टीजमेंट को ऑलरेडी मिल चुके हैं और उसके बाद भी 3 महीने का अगर एक्सटेंशन इसी से वो लेते हैं, वो मिला है कि नहीं हमें नहीं पता, कोई इसी मेंबर तो हमें नहीं बताए हैं कि उनको 3 महीने का और एक्सटेंशन मिला है इस एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे। जो जुलाई वाले एडवर्टीजमेंट 1.5 साल के ऊपर हो चुका है, वो एडवर्टीजमेंट खत्म हो चुका है जनवरी में, और उसके बाद भी अगर 3 महीने के आप बोल रहे हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल के तक है। तो इस दौरान मेरे को नहीं लगता है परमानेंट पोजीशंस में टीचिंग पोस्ट में
दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन को अपॉइंटमेंट कर पाएंगे टीचिंग पोस्ट में। कॉलेज के टीचर्स जो हैं एक उम्मीद लगाए बैठे हैं और डूटा में जो है जो चुनाव लड़ा गया है पीछे उसमें आधार रहा कि भाई रेगुलराइज किया जाएगा, तो उस रेगुलराइजेशन को लेकर के आपका क्या स्टैंड है? वर्ड आप रेगुलराइज यूज कर रहे हो, एक वर्ड रेगुलराइज और एब्जॉर्प्शन के ये इशू 2016-17 तक कंप्लीटली होते रहा है, डोटा के डॉक्यूमेंटेशन में भी रहा। 2018 के मार्च महीने के बाद वर्ड रेगुलराइजेशन शब्द ड्रॉप किया गया, क्योंकि जो दोनों का मतलब है, डूटा के नज़र से अगर आप देखिएगा, अगर इस शब्द के मतलब ये है कि जो लोग जिस पोस्ट में काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाएगा, उस प्रोसेस को अगर वो रेगुलराइज किया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो दैट प्रोसेस हमें कोई इशू नहीं है। बट जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को किया जाए उसी पोस्ट पे, तभी वो रेगुलराइजेशन का प्रोसेस है, और उसी के मतलब ही हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये मैं लिंग्विस्टिक्स जो सिमेंटिक्स के ऊपर मैं खेल नहीं चाहता हूँ। तो हमारे लिए है जो काम कर रहे हैं उसी पोस्ट में उनको लिया जाए, उसके शब्द आप एब्जॉर्ब कीजिए सिस्टम में, रेगुलराइज कीजिए सिस्टम में। मेरे लिए तो ये शब्द बराबर है कि ड्रॉप किया गया था, एक जनरल बॉडी डिसीजन हुआ था, और उसी डिसीजन के तहत इस दोनों शब्द के बीच में डूटा जनरल बॉडी ने एक शब्द को चुना था। रेगुलराइज शब्द आता है सर, तो रेगुलराइजेशन को लेकर के जो टीम होगी या जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस के थ्रू रेगुलाइज करने की बात करते हैं आप? देखिए, जो मिनिस्ट्री में जो लास्ट बात भी हुआ था उसमें तो मैं यही बोलता हूँ, रेगुलराइजेशन, जो लोग रेगुलराइजेशन का प्रोसेस ये भी हो सकता है कि आप जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको आप इंटरव्यू में बुलाइए और उन्हीं को इंटरव्यू में बुलाइए। चेक कीजिए कि जो पोजीशन में वो पढ़ा रहे हैं वो सब्सटैंटिव है कि नहीं। एक दो, उनके पास वो 55% नंबर है कि नहीं, उनके पास पीएचडी या नेट जीआरएफ है कि नहीं, और जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स जरूरी है उसमें वो होता है कि नहीं। पॉइंट्स हो ना हो, जो लोग काम कर रहे हैं और मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं उनको उस वेटिंग प्रोसेस के थ्रू आप बना सकते हो। और बहुत जगह, बहुत स्टेट यूनिवर्सिटीज में ये इस प्रोसेस से लोग रेगुलराइज किया भी गया है। तो और हम तो इसको ऑफर भी किए थे मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन के सामने कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अगर जिस सबसे आप कीजिए। हम तो बोल रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं उनको इंटरव्यू में बुलवाइए, खाली उन्हीं को बुलवाइए और चेक कीजिए कि उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं कि नहीं, और उनको दीजिए, उनको परमानेंट पोजीशन में एब्जॉर्ब कीजिए। यही तो डिमांड है। तो जो दूसरे लोग जो वेटिंग में हैं, युवा जो इतने सारे पीएचडी करें, वो किस तरह का चैलेंज नहीं रखेंगे? एकदम, तो उसके लिए भी हमारे हैं कि यहाँ तो कुछ लोग हैं जो आप जानते ही हो कि 15-20 साल से भी काम कर रहे हैं। जो लोग वेटिंग में हैं उनको भी चांस आएंगे। हम तो बोल रहे हैं कि 2600-2700 पोस्ट और भी सेकंड ट्रांच के पोस्ट तो है हमारे पास, ईडब्ल्यूएस के भी पोस्ट हैं, और उनका अभी तक वेटिंग या क्लियरेंस नहीं हुआ है। हम तो चाहते हैं कि उनको भी जगह मिल जाए। तो जो लोग काम कर रहे हैं 4000, उनके बाद अगर 2500 के पोस्ट हैं तो आई थिंक जो यंग स्कॉलर्स वेट कर रहे हैं या जो सिस्टम के बाहर हैं उनके लिए भी एडिक्वेट पोजीशन है। तो डूटा का जो स्टैंड है इसको लेकर के, अगर मान लीजिए कि इंटरव्यू प्रोसेस में जाती है यूनिवर्सिटी, तो फिर डूटा का पोजीशन क्या हो? ये तो डूटा एग्जीक्यूटिव विल डिसाइड एंड द जनरल बॉडी विल डिसाइड। यूजुअली जहाँ सब्सटैंटिव पोजीशंस और जहाँ एड हॉक टीचर्स नहीं है वहाँ तो हम लोग अलाउ करते भी हैं और चलते रहा है। कॉलेजेस के लेवल पे ज़्यादा इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं है, 2 ही पोस्ट हुए थे और दोनों ही टीचर सिस्टम में आ गए। पिछले दिनों मिनिस्ट्री में जो है कॉलेजेस के रोस्टर संबंधी प्रश्न उठा था राज्यसभा में, उसमें 56 कॉलेज का रोस्टर जो है सही बताया गया था, बाकी कॉलेजेस के रोस्टर को खामियां बता करके और उनको गिनती में नहीं रखा गया था। तो क्या डूटा ने उस पर कुछ स्टैंड लिया है या यहाँ से डाटा गया था? यहाँ
से खाली डाटा नहीं गया, एक्टिविस्टों ने उठाया। अगर आप ओबीसी कमीशन के इशू पे बात कर रहे हो या और किसी इशू पे, सर ये दूसरा इशू है, दूसरा राज्यसभा issue, में 3 राज्यसभा सांसदों में, ने उठाया। जो उठाया था क्वेश्चन, वो उसके जानकारी मेरे पास है, एक्टिविस्टों ने ही भेजा था। और मैं तो बोलूँगा कि वहाँ जो डाटा प्रोवाइड किया गया है वो उसमें कुछ खामियां हैं। कुछ कॉलेजेस के बारे में तो क्लियर कट खामियां मेरे को ही पता है, बट शायद वो जब तक उसको ठीक जगह से वेटिंग ना करूं मैं, आपको कोई कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा।